सीने तक घूंघट लटकाए औरतें ढोलक की थाप पर अपने मारवाड़ी लोकगीत गा रही हैं। हर तरफ रौनक और चहल पहल है। तभी खबर आई कि बारात दरवाजे तक पहुंच गई है। हाय, जवाई सा तो जैसे किसी रियासत की राजकुमार। बड़ी किस्मत वाली है रे कम्मो, जो ऐसे राजकुमार से ब्याह हो रहा है तेरा। बड़ा कारोबार है उनका, तेरे बापू ने बताया। बहुत बड़ा घर है, सब अच्छे से संभालना, किसी को शिकायत का मौका ना देना छोरी। हमारे गांव की इज्जत लिए जा रही है। माँ बापू को याद करके आंखें काली ना करियो। अब वही तेरा घर और उस घर में ही तेरे माँ बापू, समझ गई ना। माँ ने सर पर चुनर उड़ाते हुए कम्मो को दुनियादारी समझाई। 14 बरस की कच्ची उम्र में ब्याह हो रहा था कम्मो का। मारवाड़ी सुंदरता के यूं भी दूर दूर तक चर्चे होते हैं। प्रचलित कहावतों से जरा भी अलग नहीं थी कम्मो। उसकी आंखें जैसे चंचल हिरनी, लंबे काले घने बाल ऐसे कि खुले बालों में वो किसी को भी मोह ले। रंग गोरा तो नहीं, किंतु उसके चेहरे की आभा ऐसी कि देखकर नजर ना हटे। विष्णु उससे उम्र में 4 साल बड़ा था। चौड़ा सीना, लंबे कद का मारवाड़ी युवक, चेहरे पर रौबीली मूछें, घुंघराले बाल और रंग दूध सा सफेद। ये कहानी उस समय की है जब कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते जोड़ने की परंपरा थी राजस्थान में। छोरिया जैसे कुम्हार के सांचे में रखी मिट्टी, जिन्हें कच्ची उम्र में ही सासरे को सौंपकर माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों से छूट जाते थे। छोरी का बस ब्याह हुआ तो मायके की देहरी छूटी समझो। कभी किसी के ब्याह आयोजन में शामिल होने का मौका मिलता या किसी की मौत की खबर पर ही मायके की दौड़ होती। मोटर गाड़ी की सुविधा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए दूर गांव ब्याही लड़कियां तो गम में भी शामिल होने ना आ पाती। न मायके से कोई संवाद, न किसी की कोई खबर। माँ बापू, छोटे भाई बहनों के चेहरे भी आंखों से धुंधलाने लगते। ऊपर से कच्ची उम्र में ब्याह। कुछ ऐसी ही कहानी है कम्मो की। जब दुल्हा बना विष्णु कम्मो के दरवाजे पहुंचा, गांव की औरतों ने घूंघट में ही उसकी सुंदरता के कसीदे पढ़ लिए। माँ की नसीहतों की पोटली थाम कर कम्मो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। जैसा माँ ने समझाया था, कम्मो ने कभी किसी को शिकायत का मौका न दिया था। समय बीतता जा रहा था। कब 14 बरस की कमसीन सी कम्मो 25 साल की सुघड़ गृहस्थिन बन गई, उसे खुद भी एहसास न हुआ। उसका रूप भी बढ़ती उम्र के साथ अब पूरे उठान पर था। पिता का खानदानी कारोबार था, जिसके लिए विष्णु को अक्सर शहर जाना पड़ता था। 2-4 दिन के लिए जब विष्णु शहर जाता तो वापसी में उसकी नाराजगी दूर करने को कभी लाल चूड़ियां, कभी कंगन तो कभी चुनर ले आता और माँ से छिपाकर उसे थमा देता। सास की कड़क रवैये को सहने का एक ही तो आधार था कम्मो के पास, वो था विष्णु का प्यार। इस बार आने में वक्त लगेगा कम्मो, अपना ख्याल रखना। और सुन, तू ना अम्मा की बातों को जी से मत लगाया कर, बस धीरज धर। पता है मने, मासा तूने खरी खोटी सुनावा है, लेकिन जिस बात पर तेरा जोर ना है उसके लिए क्यों जी जलाती है। राम जी ने चाहा तो हमारे घर भी गुंजेगी किलकारी। विष्णु ने खाना खाते हुए पंखा झलती कम्मो से कहा तो पति की बात सुनकर कम्मो की आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। जैसे उसके जख्म पर हाथ रख दिया विष्णु ने। आप तो चले जाओ जी, सारे गांव की अम्मा की जली कटी मेरे हिस्से में ही आवे। 2-2 कोस से पानी भर कर लाऊं, सारा घर का काम करूं, चौका बर्तन गाय भैंस सबको देखूं, और इनाम में मिले हैं रोज के ताने। बस यही नसीब है मेरा, खोटा नसीब। अरे तू जी छोटा ना कर, इस बार तेरे लिए शहर से लहंगा चुनर लेकर आऊंगा। मेरी कम्मो पूरी राजकुमारी लगेगी उसमें। जाओ जी, आपसी बातों में कोई जीत सके हैं। विष्णु की ठिठोली समझते हुए कम्मो ने घूंघट को चेहरे पर खींचते हुए कहा। विष्णु ने शहर जाने के लिए टांगा बुलवा लिया था। पति को जाते देख कम्मो का दिल धक धक करने लगा था, लेकिन परंपरा की जंजीर में बंधी कम्मो न पति को गले से लगा सकी, न हाथ हिलाकर विदा कर सकी। इस बार विष्णु गया तो पूरे 2 महीने तक न लौटा। इधर कम्मो की तबीयत भी ठीक सी नहीं रहती थी, न काम में जी लगता न आराम में, बस बेचैनी सी रहती। क्या करूं, अम्मा को बता दूं क्या कि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है? नहीं, अम्मा को बताऊंगी तो कामचोर कहलाऊंगी। इससे तो अच्छा चुपचाप किसी तरह काम निपटा कर अपने कमरे में पड़ जाऊंगी। आजकल तो सखी सहेली से भी मिलने को जी नहीं करता। 2 महीने बाद विष्णु घर लौटा तो कम्मो पर नजर पड़ते ही विचलित सा हो उठा। क्या हाल बना रखा है कम्मो?
कैसी पीली पड़ गई है, कोई बात है क्या? अम्मा कुछ बोली क्या तुझसे? क्यों अम्मा, ये रोटी न खाती आजकल, क्या हुआ इसे? इसका चेहरा देखा तूने? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या इसको थाल परोस कर दूं तब ये महारानी खाएगी? इतने बरस हुए ब्याह के खाई तो रही है, खाने के अलावा और किया ही क्या है उसने परिवार के लिए? इसके साथ की बिंदनिया 10-10 बरस के बालकों की माँ बनी इतरा रही है, लेकिन इसे देख लो, मेरे ही भाग में नहीं है कि मैं पोते का मुंह देखूं। वंश बेल ही सूख गई, इस फलहीन से ब्याह दिया अपना छोरा। रहने दे अम्मा, उसका मुंह ही देख ले एक बार, तुझे जरा भी तरस ना आता इस पे? कैसी पीली पड़ रही है और तू बातें सुना रही है। अम्मा ने बोलना शुरू किया तो विष्णु के बर्दाश्त की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अम्मा से बहस का कोई अर्थ नहीं है, ये समझकर विष्णु चाय का कप लेकर छत की ओर बढ़ गया। कई दिन तक यूं ही बेचैन सा कम्मो की हालत को समझने का प्रयास करता रहा। फिर एक रात कुछ सोचकर कम्मो का हाथ पकड़कर बोला, चल पैच जी के पास, एक बार मेरे जी को तसल्ली कर लेने दे, तुझे कुछ तो हुआ है। इतनी रात के कौन बैच जी बैठे हैं जी, कुछ ना हुआ मुझे, अच्छी खासी तो हूँ। हमें पति पत्नी के रिश्ते उतने सहज नहीं होते थे। उस पर गांव का माहौल, अपनी ही ब्याहता से दिन चढ़े हंसना बोलना बेअदबी समझी जाती थी। हाथ पकड़कर वैद को ले जाता तो सारे गांव में हंसाई हो जाती, इसलिए चाहकर भी कम्मो की हालत के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। महीना भर और बीता तो कम्मो का रंग कुछ खिलने लगा। अब वो खुश रहती, उसे देखकर विष्णु भी कुछ निश्चिंत सा हो गया। उस रोज विष्णु की लाई ओढ़नी पहनकर पानी का घड़ा लेकर कम्मो चली ही थी कि वो चकरा कर गिर पड़ी। अब कोई चारा न था, सारी लोक लाज को किनारे रखकर विष्णु झट से दाई माँ को बुला लाया। कम्मो को उठाकर कमरे में लिटाया और खुद जाकर दरवाजे के बाहर ओट में खड़ा हो गया। कम्मो को देखकर दाई ने कहा, कैसी निगोड़ी है री चंदो तू, बहू पेट से है, ऐसी हालत में इससे पानी भरा रही है। दाई की बात सुनकर अम्मा को तो काटो तो खून नहीं। क्या बहू पेट से? 12 बरस से सूखी पड़ी इस धरती पर फसल होगी, अम्मा तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। अब ध्यान रखना इसका, तेरी सुन ली भगवान ने, कम से कम 3 महीने का गर्भ है, सटीक तो नहीं बता सकती, समय ज्यादा भी हो सकता है। तू बस राम जी को 1.25 मन लड्डू बांट और अब ध्यान रख इसका, बहू बहुत कमजोर है। इसका बढ़ता पेट देख कर भी तुझे समझ ना आया? तूने भी तो 3-3 बच्चे जने हैं। दाई माँ ने कहा तो अम्मा को अपने दिन याद आने लगे। कुछ दिन पहले 1.25 मन खाना खावे है, खा खा कर कैसी चोखी हो रही है। वहां मेरा छोरा 2 महीने से परदेश में पड़ा है, कैसे रात दिन एक एक करके कमा कर लावे हैं और ये कुलक्षणी सब साफ करते हैं। हाय, तो ये वजह थी इसके पेट निकलने की, और मैं समझी कि ये खाकर मोटी हुई जा रही है। 6 महीने में तेरा पोता तेरी गोद में होगा, अब मुंह मीठा करा। दाई माँ की बात सुनकर अम्मा की तंद्रा टूटी और वो घी बुरा लाने रसोई घर की ओर बढ़ गई। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जिसकी आस छूट गई थी वो कब और कैसे भगवान ने झोली में डाल दिया, अम्मा समझ ही नहीं पा रही थी। कैसे मैं पगली इतनी लापरवाह हो गई कि 4 महीने से महीना ना आया, मैंने ध्यान ही ना दिया। औलाद की तो आस ही छूट गई थी, इसलिए दिन महीने गिनना तो उसने कब का छोड़ दिया था। विष्णु भी खुशी के मारे बावरा हुआ जा रहा था। फिर भी तो करता अब कम्मो को खूब आराम दे, लेकिन लोक लाज के मारे अपने जज्बात बाहर नहीं आने देता। अम्मा के व्यवहार में कोई खास अंतर न आया था, बस अब अम्मा ताने न मारती थी। पूरा दिन कम्मो काम में लगी रहती। दिन में थोड़ा समय मिलता तो विष्णु इशारे से उसे आराम करने को कहता। विष्णु का प्रयास रहता कि 2 दिन से ज्यादा शहर रुकना न पड़े, ताकि कम्मो उसकी नजर के सामने ही रहे। 2 महीने और बीत गए थे। कम्मो अब थकी थकी सी रहती। अपना बढ़ता पेट संभालते वो मटकी लेकर पानी भरने जाती तो विष्णु को शर्म महसूस होने लगती। घर में 2-2 स्वस्थ लोगों के होते हुए भी घर के मुश्किल काम एक गर्भवती के नाम थे। माँ तू कहे तो पानी मैं भर के ले आया करूं? देखो तो लुगा की चाकरी करने को कैसे मरा जा रहा है। खबरदार जो ऐसी बात करी, झोरू का गुलाम कहलाएगा और जग हंसाई होगी सो अलग। जग हंसाई के डर से विष्णु चाहकर भी कम्मो की मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन अम्मा खुद औरत होकर भी कैसे भाव विहीन से ये सब देख लेती, ये बात विष्णु की गले न उतरती थी। 5 दिन बाद विष्णु ने मजदूर बुला लिए। आंगन में खुदाई का काम चला तो आवाज सुनकर अम्मा बाहर निकल आई। क्या रे छोरा, ये क्या चल रहा है?
क्या खुदवा रहा है सवेरे सवेरे? अम्मा वो कई महीनों से सोच रहा था कि आंगन में कुआं खुदवा दूं। पानी की बहुत किल्लत रह है ना, पूरी बिरादरी में सबकी सहूलियत हो जाएगी, सब दुआ देंगे। मन्ने पता है छोरा, तुझे बिरादरी की ना किसकी चिंता खाए जा रही है। बावला हुआ जा रहा है, जैसे हमने तो किए ही ना बालक पैदा। अरे थोड़ा बहुत काम करके घिस न जावेगी तेरी बिंदनी, खा पी कर चौखी हो रही है, एक घड़ा पानी ना ला सके है। अम्मा का ताना सुनाने का सिलसिला फिर से चल निकला था। वही दर्द तकलीफ सहकर भी एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती, उल्टा सताने में आदमियों को भी पीछे कर देती है। क्या अम्मा ने ये दिन ना देखा होगा? क्या अम्मा को दिखाई न पड़ती कम्मों की हालत? विष्णु का सोचना सही था। खा पीकर चोखी तो नहीं, पीली जरूर पड़ती जा रही थी कम्मो। खाया पिया भी तन में कैसे लगे, एक तो शारीरिक कमजोरी, ऊपर से अम्मा की जली कटी मन को भी कमजोर किए रहती। खैर अम्मा चाहे जो समझे, कम्मो की सहूलियत के लिए अब आंगन में कुआं बन गया था। उस रोज जब 2 दिन शहर में बिताकर विष्णु घर लौट आया तो कम्मो को चूल्हे पर रोटियां पकाते हुए पाया। चेहरे पर 2 गज का घूंघट काढ़े, वो पसीने में तरबतर दूर के रिश्ते में लगने वाले देवर धीरज को खाना खिला रही थी। आ गए जी आप, आओ आप भी रोटी खा लो मुंह हाथ धोकर। हाँ लगा दे। विष्णु हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गया। भोजन के बाद अम्मा ये अचानक धीरज कैसे आया? कुछ ना, बहुत दिन से मिलने नहीं आया था तो ऐसे ही कुछ रोज रहने चला आया। धीरज को आए 2 दिन बीत गए थे। शाम का वक्त था। धीरज और विष्णु छत पर बैठे पैग लगा रहे थे, लेकिन 2 पैग लेने के बाद धीरज बहकने लगा था। भाई साहब एक बात कहूं, आपके ब्याह को इतने बरस बीत गए, भाभी साहब को कहीं शहर के डॉक्टर को दिखाकर लाए थे क्या, जो अचानक खुशखबरी सुना दी भाभी साहब ने? रिश्तेदारी में तो ये खबर उड़ रही थी कि भाभी साहब बांझ है। अरे कोई दवा ना कराए, कोई कमी ना आया तेरी भाभी साहब में, बस ऊपर वाले ने हमारी सुनने में देर कर दी। भाई साहब सुना तो मैंने भी ये है कि जब भाभी साहब पेट से हुई आप थे ही नहीं गांव में कई महीने से। धीरज की बात का अर्थ विष्णु समझ गया था और उसने धीरज का गला दबोच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी गंदी बात सोचने की? छत से आती शोर की आवाज सुनकर अम्मा दौड़ती हुई छत तक आई और किसी तरह दोनों को अलग किया। अरे शर्म ना आवे, पी के तमाशा कर रहे हो दोनों? अम्मा तुझे पता भी है क्या कहा इसने? मेरे घर में रहकर मेरी बिंदनी पे कीचड़ उछाल रहा है। ये कोई तुझसे मिलने विलने ना आया है, यहाँ जासूसी करने आया है कि कम्मो के पेट में किसका बालक है, क्योंकि इसके हिसाब से तो जब कम्मो पेट से हुई मैं यहाँ था ही नहीं, तो ये बालक मेरा कैसे हुआ? क्यों, सही कहा ना मैंने? विष्णु गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। अरे पागल मत बनो छोरा, क्यों शोर शराबा करके सारे गांव को इकट्ठा कर रहे हो? अगर किसी के भी कान पड़ गई ना तुम्हारी ये गंदी सोच तो सारे गांव को सच समझाते समझाते उम्र बीत जाएगी, लेकिन ये दाग ना मिटेगा। मैं हाथ जोड़ू तेरे विष्णु, तू तो समझदार है, जाने दे इसे, पी रखी है इसने, अपने होश में ना है ये। धीरज, कम्मो बिंदनी है हमारी, अपने नशे में उसकी इज्जत क्यों तार कर रहा है? अम्मा रुआसी होकर सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। मासा की हालत देखकर विष्णु अपमान का घूंट पीकर चुप रह गया, लेकिन जो न होना था वो हो गया था। कम्मो ने अपने कमरे की खिड़की से पर्दा उठाकर सारा नजारा देख लिया था। धीरज की कही बातें उसके कलेजे में फांस बनकर धंस गई थी। किसी से कुछ कहने सुनने की हिम्मत तो न कर पाई थी, लेकिन मन के भीतर का जख्म नासूर बनकर उसके कलेजे में पलने लगा था। हर गुजरते दिन के बाद उसके प्रसव का समय निकट आ रहा था, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार दिखाई न पड़ता था। कम्मो अब कुछ ही दिन बचे हैं प्रसव में, मैं जांच करने आई थी, तू तो कितने दिन से आई नहीं। कम्मो की जांच करने के बाद दाई माँ ने कम्मो को चाय बनाने को कहा और खुद मासा के पास बैठ गई। देख चंदो, तेरी बिंदनी की हालत कुछ ठीक ना लगे है, उसमें खून की कमी लग रही है। अगर यही हालत रही तो बालक का तो क्या ही बोलूं, बिंदनी की जान बचाना भारी पड़ जाएगा। अभी भी 1-1.5 महीना बाकी है, हो सके तो थोड़ी देखभाल कर इसकी, खिला पिला, 2 मीठी बात कर लिया कर, उसका सुख दुख पूछ लिया कर। क्या पता कोई चमत्कार हो जावे और इसकी हालत में सुधार आ जावे। और अगर तूने अब भी कुछ ना किया तो इस दाई से भी उम्मीद ना रखियो। दाई माँ तो चली गई, लेकिन अम्मा के लिए खतरे की घंटी बजा गई थी। हे भगवान, मेरा नसीब किस घड़ी में लिखा था। पोते का मुंह देखने का बखत आया तो ये क्या अपशगुन पीछे लग गया बहू के।
अम्मा की देह में अभी भी बहुत ताकत बाकी थी। उम्र ही क्या थी मासा की, मुश्किल से 44-45 साल। अगले दिन से पानी भरना और जानवरों का काम अम्मा ने अपने जिम्मे ले लिया था। कम्मो को खाने पीने को तो खैर अब भी कभी ना पूछा था। खुद पर लगे लांछन को भूलना तो कम्मो के लिए संभव न था। फिर भी विष्णु के प्रेम और परवाह में जरा भी अंतर न आया, यही सोचकर कम्मो खुद को तसल्ली दे रही थी। रात का समय था। दिन छिपे दिया बाती करने के बाद मासा अपने कमरे में बैठी ठाकुर जी को भज रही थी। विष्णु मोमबत्ती की रोशनी में अपने कमरे में बैठा कागज पर कुछ हिसाब लगा रहा था। इधर कम्मो चूल्हा फूंक रही थी। रोटियों का बखत हो गया था, लेकिन नीचे बैठकर खाना बनाना आज उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। दिन छिपते ही रेत में ठंडक फैल गई थी, लेकिन आज कम्मो को चैन न पड़ रहा था। वो बार बार पसीने में लथपथ हुई जा रही थी। मन परेशान सा था और शरीर दर्द से अकड़ा जा रहा था। जब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उसने विष्णु को आवाज लगाई, सुनो जी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा हो रहा है, अब बर्दाश्त ना हो रहा है। कम्मो की आवाज सुनकर विष्णु दौड़ा आया। कम्मो की हालत देख विष्णु के पैर जमने लगे। कम्मो जमीन पर बैठी दर्द से दोहरी हुई जा रही थी और उसके कपड़े भीग चुके थे। उसे देखकर विष्णु मासा मासा चिल्लाता अंदर की ओर भागा। कुछ ही देर में कम्मो अंदर के कमरे में खटिया पर पड़ी थी। उसके पास खड़ी अम्मा हाथ में माला लिए ठाकुर जी को याद कर रही थी। दाई माँ हैरान परेशान सी कम्मो को हौसला दे रही थी। हौसला रख बिंदनी, बस कुछ देर की बात है, हिम्मत रख। चंदो इसकी हालत खराब है, मने लागे है समय से पहले ही प्रसव पीड़ा हो गई है बिंदनी को। बच्चा भी कमजोर है, अभी अपनी तरफ से जोर नहीं लगा रहा, इसीलिए ज्यादा तकलीफ में है ये। पूरी रात इसी तरह बीत गई थी। कम्मो दर्द से निढाल सी पड़ी थी। उधर विष्णु रात भर से कमरे के बाहर चहलकदमी कर रहा था। बीच बीच में वो हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बैठ जाता और कम्मो का चेहरा बंद आंखों में देखने लगता। सुबह के 10 बज गए थे, लेकिन कम्मो की प्रसव पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो दाई माँ भी घबराई सी सर पर हाथ रखकर बैठ गई थी। कमरे से दाई माँ और अम्मा की बातचीत की आवाजें विष्णु का धैर्य का बांध हिला रही थी। बहुत खून बह गया है बिंदनी का, इसमें पहले ही खून ना था, ऊपर से पूरी रात बीत गई चंदो। अब तो सूरज भी चढ़ाया, लेकिन इसके कष्ट दूर होते ना दिख रहे। पता नहीं राम जी की क्या मर्जी है, भगवान दया करो इस बच्ची पर, काला दिन ना बनाओ राम जी से। दाई माँ की बात सुनकर अम्मा जी धप से जमीन पर बैठ गई। अभी तक माला हाथ में लिए नाम जपती माजी सा की आवाज एकाएक बंद हो गई। बोल ही ना फूटती थी गले से। कम्मो की चीखने की आवाजें फिर से तेज हो गई थी। इस बार पूरी ताकत से जोर लगाने के बाद भी जब दाई माँ ने नामे गर्दन हिलाई तो चीख पड़ी कम्मो, अब ना बचूंगी मैं दाई सा, मारे नसीब में नहीं है पूत का मुंह देखना। अब हिम्मत जवाब दे गई है, एक बार मेरे बिंद को दिखा दो, अंतिम बार अपने भरतार को देख लो, उसके आगे हाथ जोड़ लो, ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो बस। कम्मा की करुण आवाज सुनकर दाईसा खुद को रोक न सकी। पल्लू से अपनी आंखें साफ करते दरवाजे की ओर बढ़ गई। बाहर माथे पर चिंता की लकीरें खींचे सूखे होठ और उनिंदी आंखों के साथ विष्णु मानो कब से इस दरवाजे के खुलने के इंतजार में बैठा था। दाई माँ को देखकर वो तेजी से उनकी ओर लपका। चल छोरा, एक बार देख ले अपनी बिंदनी को, पता ना राम जी के मन में क्या है, क्या सोच बैठा है आज। क्या बोल रही हो काकी सा, क्या मतलब? मेरे हाथ में जितना था मैंने कर लिया छोरा, अब तो बस राम जी पार लगावे, उम्मीद बहुत कम है, तू बखत खराब मत कर, बहुत खून बह गया, अब चल बस। विष्णु अवाक सा आंखें फाड़े दाई माँ को देख रहा था। उसका हाथ खींचकर दाई सा उसे अंदर कमरे में ले आई। ले छोरी देख ले, आ गया तेरा भरतार। दाई सा ने कम्मो के माथे पर हाथ फिराया। कम्मो ने आंख खोलकर विष्णु को एक नजर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, माफ कर दो मन्ने, तुम्हें औलाद का सुख ना दे सकी, आज से बिंदनी का सुख भी छीन रही हूँ। अभी तक रोक रखे अपने भावों को विष्णु और न रोक सका और कमरे के बाहर आकर दीवार से सिर टिकाकर फूट फूट कर रो दिया।